नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज के ब्लॉग में मैंने अपने को और आप सभी लोगों को उस ब्लॉग से मैं संबद्ध करूंगा जो कि मैंने आपको पिछले दिनों बनाया था, जिसमें आपको ये जानकारी दी थी कि संघ ने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य लोगों की जो संगठन संबंधी जो परेशानियां आ रही थी उसकी पंचायत संघ ने करने का निर्णय लिया। इसके लिए 20 और 21 यानी कि शनिवार इतवार को दिन भी तय हो गया था और सभी लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन अचानक ही एक बैठक टल गई। आखिर क्यों टली, इस संबंध में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो आपको भी आश्चर्य होगा। आप सभी लोगों ने मोहन भागवत जी का वो बयान जरूर सुना होगा जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने उससे ऊपर उठ जाता है तो वो आदि मानव बनता है, फिर वो सुपरमैन बनना चाहता है, फिर उसके बाद वो देव बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है। एक तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान जब मोदी जी का वो इंटरव्यू आप सभी लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने खुद को नॉन वाइजिकल बताया था। ये कहा था कि उनका भगवान से सीधा संपर्क है और भगवान ने उन्हें किसी कारण से इस धरती पर किसी काम के लिए भेजा है। इसकी हालांकि विपक्षी दलों ने भी आलोचना की थी और जब संघ प्रमुख जो कि भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन हैं, उन्होंने जब आलोचना की तो तभी यह तय हो गया था कि अब बात, या यूँ कह लीजिए कि तीर कमान से निकल चुका है, यानी कि अब आर पार होगा ही। यानी कि अब ये फैसला हो गया है। संघ की बैठक टलने का मतलब ये है कि अब जो भी होगा अब खुलेआम होगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बाद आर पार ही होगा। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधा सरकार के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो समन्वय का काम जरूर करता है। संघ परिवार के बीच तमाम तरह के जो उनके संगठन विभिन्न क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई विवाद की स्थिति होती है या कोई राजनीतिक विरोधाभास हो जाता है, तब संघ जरूर उसमें हस्तक्षेप करता है। और जब वो मोदी और योगी और केशव प्रसाद के बीच विवाद को लेकर जब वो पंचायत पर बैठने वाले थे, तो ऐसी आशा जगी थी कि अब शायद जो खिंची हुई तलवारें दिख रही हैं वो संभवतः अब अपने अपने म्यान में लौटेंगी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब चूंकि ये विशद बैठक थी
और ये टाइप 5 यानी कि संगठन के मुखिया प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी साहब, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन धर्मपाल जी, जो कि एक आरएसएस के ही निकले हुए लोग होते जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो इन लोगों को वहाँ रहना था। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में वो चर्चाएं होनी थी जो चर्चाएं संभवतः राजनेता आपस में बैठकर नहीं करना चाहते, क्योंकि लोकसभा परिणाम जो खराब रहा, उत्तर प्रदेश में जो परेशानी आई, तो निश्चित तौर पर उस संबंध में एक दूसरे का सिर तो ढूंढा जा रहा है कि आखिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, लेकिन अपनी गलतियों को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। और इस बैठक में हो सकता है कि हार के लिए कुछ बात होती, एक दूसरे के सामने एक दूसरे की पोल भी खोलनी पड़ती, संभवतः इसीलिए बैठक टली हो, जिसकी जानकारी भी निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को अपडेट होती रहेगी। क्योंकि मैं ये शुरू से कहता रहा हूँ कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की चुनाव रणनीति बनाई, अपने मर्जी से टिकट बांटे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पराजय के लिए वो लोग ही जिम्मेदार हैं। आखिर कार्यकर्ताओं की इसमें कमी क्या रही? आखिर संगठन की ओर से इसमें कमी कहाँ रही? आखिर सरकार की ओर से कमी क्यों रही? हारने वाले महोदय जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, क्या प्रशासन वोट डालने का काम करेगा? प्रशासन का काम चुनाव आयोग के जैसे ही आचार संहिता लागू होती, प्रशासन का काम खत्म हो जाता है। वहाँ भले ही आपके वो कर्मचारी हों, शासन के, उत्तर प्रदेश शासन के हों या किसी भी शासन के पदाधिकारी हों, लेकिन वो सभी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। तो अगर चुनाव आयोग पे क्या ये आरोप है कि उन्होंने मदद नहीं की? आप सभी लोगों ने देखा, चुनाव आयोग ने जितनी ढिलाई भारतीय जनता पार्टी को उस मामले में दी, विपक्षियों को नोटिस देने में देर नहीं किया, उतनी ढिलाई तो किसी को नहीं दी। और हो सकता है कि आपस में बैठकर ये भी बातें होने लगती कि प्रत्याशियों का चयन भी अच्छी तरह नहीं हुआ। तो हमारे ख्याल से केंद्रीय नेतृत्व, खासकर मोदी और शाह, इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि हाल में ही 3 राज्यों में चुनाव हैं। उपचुनाव उत्तर प्रदेश का मुंह बाए खड़ा हुआ है, और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा विवाद खड़ा करना नहीं चाहती जिससे कि खिंची हुई तलवारें म्यान में वापस न जा पाएं। हो सकता है इसीलिए इस बैठक को टाल दिया गया हो और संघ को ये कहा गया हो कि अभी आप इस तरह की बैठक न बुलाएं। इधर योगी आदित्यनाथ ने वो जो मुजफ्फरनगर में फलों और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, जिसे ये बताया जा रहा था प्रशासन ने अपनी ओर से दिया, योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरे प्रदेश में लागू करने का काम कर दिया है। हालांकि इसको लिए एनडीए के सहयोगी दल, खासकर जदयू और रालोद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस बारे में व्यक्त की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरे प्रदेश व्यापी बना के ये संकेत दे दिया है
कि अब भारतीय जनता पार्टी खासकर उपचुनाव में जो जाने वाली है वो हिंदू मुस्लिम करके ही जाने वाली है। यही शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा है, उनकी पसंदीदा पेच है। और जो बैठक टलने का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन इस विषय में कोई न तो अपनी कमियां झांकना चाहता है और न खुद आदमी आगे आकर अपनी गलती को स्वीकार करने का है। आखिर अमित शाह और मोदी अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते, जब पूरे चुनाव का ताना बाना खासकर लोकसभा का आपके ऊपर हो, आपके ऊपर केंद्रित हो, प्रचार आपके ऊपर केंद्रित हो रहा हो, तो निश्चित तौर पर आपको ये स्वीकार करना चाहिए। यही सेनापति की जिम्मेदारी होती है कि वो जीत और हार में अपने लोगों का निश्चित तौर पर न सिर्फ मान बढ़ाए, उनका हौसला बढ़ाए, बल्कि विपरीत परिणाम आने में भी सिर ढूंढने के बजाय अपने सर को ही सामने रखे कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।